हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ रहे हैं और महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत अपन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है मापन एवं मूल्यांकन। भाई क्या टॉपिक चल रहा है अपना? मापन एवं मूल्यांकन। और मापन एवं मूल्यांकन टॉपिक के अंतर्गत हमने क्या पढ़ लिया था? मापन एवं मूल्यांकन टॉपिक के अंतर्गत कल अपन ने मापन मूल्यांकन के एक अच्छी विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। आज अपन एक और नई चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दो तीन चीजें आज खास खास पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों मूल्यांकन के उद्देश्य, या मैं ऐसा कहूं कि मूल्यांकन की आवश्यकता, या मैं ऐसा कहूं कि मूल्यांकन का महत्व। ये सारी चीजें एक ही होती हैं। चाहे तो आप उनको महत्व कह लो, चाहे आप उनको उद्देश्य कह लो, चाहे आप उनको आवश्यकता कह लो, कोई ज्यादा इनसे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मूल्यांकन की क्या क्या उपयोगिता है, और मूल्यांकन के क्या क्या महत्व हैं, और मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इनको अपन जानने का आज की क्लास के अंदर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, मूल्यांकन का पहला उद्देश्य क्या है दोस्तों? पहला उद्देश्य है मूल्यांकन का निदान करना। क्या होता है दोस्तों? निदान करना। आप कहोगे कि सर निदान का मतलब क्या होता है, तो पहले इस कंफ्यूजन को दूर करो। काफी बच्चे निदान का मतलब ये समझते कि ट्रीटमेंट करना, ठीक कर देना निदान है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, निदान का कभी भी अर्थ ठीक करना नहीं होता है। निदान का मतलब होता है समस्या के कारणों को जानना। आप जब तक समस्या के कारण, रीजंस पता करना, मेन कारण। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चा के 80 में से 100 में से 40 नंबर आ रहे हैं, तो 100 में से 40 नंबर आ रहे हैं, ये एक समस्या है। आपको ही पता है समस्या तो सबके होती है। हम कहते हैं समस्या का पता लगाओ, समस्या का पता लगाने की जरूरत नहीं होती, समस्या तो होती है, पता तो समस्या के कारणों का लगाना पड़ता है। जैसे एक बच्चे के 100 में से 40 नंबर आए, तो समस्या तो है, उसके 40 नंबर ही आए। अभी क्यों आए, इन कारणों का हमें पता लगाना होता है। समस्या का कभी पता नहीं लगाना है, समस्या तो होती है, उनके एक रीजंस का पता लगाना होता है। और जो समस्या के कारणों का जो पता लगाया जाता है, उसको अपन कहते हैं निदान करना। अब सोचो कि समस्या का पता भी तो हमें तब चलता है ना, जब अपन मूल्यांकन लेते, बच्चे के कम नंबर आते, बच्चा का इंटरेस्ट हमें पता चलता है, तो हम फिर पता लगाते कि बच्चे के कम नंबर आने के पीछे कारण क्या रहे। शिक्षक सही नहीं पढ़ा रहा था, शिक्षण विधियों का प्रयोग सही नहीं किया, पाठ्यक्रम अनुचित था, बालक विद्यालय समय पर नहीं आया, इसकी मेमोरी कमजोर है, इसका आईक्यू कमजोर है, क्या क्या कमजोर है। इन सारी चीजों का हम क्या करते दोस्तों, पता लगाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत जरूरी भी होता है। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि निदान करने का मतलब क्या होता है, समस्या के कारणों का पता लगाना। अब मान लो कि आपने पता लगा लिया, तो उसके बाद क्या करोगे, उपचार करोगे। उसके बाद क्या करोगे मेरे दोस्तों, उपचार करोगे। तो मूल्यांकन का एक आवश्यकता या महत्व यह भी कहलाता है कि उपचार करना। नहीं, समस्या के कारणों का पता लगाना भी मूल्यांकन के पीछे है, और मूल्यांकन से ही हम कारणों का पता लगाते हैं, मूल्यांकन से ही हम बच्चों का क्या करते हैं, उपचार करते हैं। उपचार करने का मतलब आपको पता चल गया कि इसके 40 नंबर क्यों आए, तो आप क्या करोगे, उपचार, उस कारणों को दूर करने का क्या करोगे, प्रयास करोगे। जीवन में ध्यान रखिएगा, समस्या समाधान का एक मात्र तरीका है, कारणों को पता लगाओ। इस सृष्टि के अंदर में स्पेशली अपनी बात ही कर लूं कि हमारे युवाओं के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमें समस्या के सही कारण पता नहीं होते, इसलिए हमसे समस्याओं के समाधान भी नहीं होते। यदि आपको समस्या के कारण पता होते तो उपचार सही हो सकता है, कारण नहीं पता है तो उपचार नहीं हो सकता है। एक चीज का, जैसे किसी व्यक्ति का रोज सर दर्द हो रहा है, तो वो एक किसी झोला छाप डॉक्टर के पास में जाएगा, वहां से टेबलेट लेकर के आएगा, लेगा तो क्या होगा, वो सिर दुखता बंद हो जाएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला है कि सिर दुखा क्यों था। दूसरे दिन फिर दुखा, फिर आपने वो ले ली टेबलेट, तीसरे दिन फिर ले ली, ऐसे चलता रहेगा तो टेम्परेरी वो चीज दबती रहेगी। तो हमारे साथ में भी यही समस्या है। हमारे जीवन के अंदर जो समस्याएं चलती थी, मूल कारणों को तो अपन पता लगाते नहीं है, फिर हमारे पास में छोटे छोटे उपचार है, ड्रिंक कर लो, शराब पी लो, है ना, ड्रग्स ले लो, नशीले पदार्थों का सेवन कर लो, 2-4 घंटे के लिए खुश हो गए, समस्याएं दब गई। ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंटली सोल्यूशन नहीं है। परमानेंटली सोल्यूशन तो तभी मिलेंगे जब हम क्या करेंगे, निदान, और निदान के बाद ही हमें क्या मिलेगा, उपचार। इसके बाद में 2 शब्द और आते हैं दोस्तों। एक तो आता है बालकों को निर्देश देना। क्या आता है दोस्तों, निर्देश देना। और एक आता है आपको परामर्श देना।
मूल्यांकन के द्वारा ही आप बालकों को निर्देश दे सकते हो, मूल्यांकन के द्वारा ही बालकों को क्या दे सकते हो, परामर्श दे सकते हो। निर्देश और परामर्श के अंदर क्या अंतर होता है, इस डिफरेंस को भी हमको पहले जानना पड़ेगा कि इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। निर्देश का मतलब होता है कि एक बार आपको किसी ने कोई सलाह दे दी या आपको किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मानना अनिवार्य है, उसके अंदर कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा, आपके बहाने वहां पे नहीं चलेंगे। यानी कि जहां पे मानने की अनिवार्यता हो उसको तो अपन क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, निर्देश कहेंगे। परामर्श का मतलब क्या है कि आपको कह दिया, मानना न मानना आपके ऊपर है, कोई दबाव नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है, तो आपको ध्यान रखिए। ये ऑर्डर और एडवाइस है, तो एडवाइस आपको कोई देता है तो आप मानो न मानो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि निर्देश ऑर्डर जब भी मिलते हैं तब मानना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो मूल्यांकन के द्वारा कभी कभी बालकों को निर्देश भी दिया जाता है कि तुम्हें कल से 8 बजे ही स्कूल आना है क्योंकि 2 घंटे तेरी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, ये निर्देश है कि तुझे आना ही आना है। एक होता है परामर्श। परामर्श कैसी चीजों के ऊपर दिया जाता है, इंटरेस्ट के अंदर। बच्चा कोई क्रिकेट खेल रहा है विद्यालय में, तो आपने देखा कि बच्चा बढ़िया खेल रहा है, तो पेरेंट्स को बुलाया और आपने कह दिया कि आपका बच्चा क्रिकेट खेलने में बड़ा एक्सपर्ट है, उसको अच्छी सी एकेडमी वगैरह ज्वाइन कराओ, अच्छा फ्यूचर वगैरह भविष्य वगैरह बना सकता है। तो आपने जो ये कहा, ये एडवाइस दिया, पेरेंट्स माने नहीं माने उनकी मर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो निर्देश देना, परामर्श देना भी इनके क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों, उद्देश्य। एक आपको ध्यान रखना है, अधिगम स्तर का पता लगाना। किसका पता लगाना दोस्तों, अधिगम स्तर का पता लगाना, कि बालक के सीखने का लेवल कितना है, इसका पता भी आप किसके द्वारा लगा सकते हो, इसका पता भी आप लगा सकते हो मेरे दोस्तों मूल्यांकन के द्वारा। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, उपलब्धि का पता लगाना, कि बालक ने एक विशेष क्षेत्र के अंदर या एक निश्चित समय में कितनी उपलब्धि हासिल की है, इस उपलब्धि का पता भी आप किसके द्वारा लगा सकते हो। तो इस उपलब्धि का ज्ञान या इस उपलब्धि का पता भी आप किसके द्वारा लगा सकते हो दोस्तों, इसका पता भी आप लगा सकते हो अपने मूल्यांकन के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर एक चीज और आती है, अभिरुचि का पता लगाना। बालक का इंटरेस्ट किसमें है, अभिरुचि का पता। अपन जो जैसे ये देखिएगा, बालक के साइंस में नंबर ज्यादा आता है तो अपन कहते हैं विज्ञान में बड़ा इंटरेस्टेड बालक है, हिंदी में बड़े आते तो हिंदी के बड़ा इंटरेस्टेड बालक है, मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट। तो अभिरुचियों का पता भी किससे लगता है, मूल्यांकन के माध्यम से लगता है ना। किस फील्ड में, किस क्षेत्र में इसका इंटरेस्ट है, किस में ये कुछ बड़ा कर सकता है, इन सब का पता भी आपको इसके माध्यम से लगाया जा सकता है। मोटिवेशन देना, एक बालक को आप अभिप्रेरणा भी कब मिलती है, जब उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में जब अच्छे नंबर आते हैं तो उसको क्या मिलती है दोस्तों, अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। फिर उसको अपन आगे क्या करते हैं, भविष्य में और दोहराते हैं, या भविष्य में आगे बच्चा कुछ अच्छा और करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मोटिवेशन देना भी आपके किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, वो भी आपके इसी कैटेगरी के अंतर्गत माना जाएगा। ये भी आपको क्या ध्यान रखना है, अभिप्रेरणा देना भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य या ये कहलाएगा। भविष्यवाणी करना, आपने पुराने शिक्षकों को देखा होगा, बड़ी तगड़ी भविष्यवाणी करते थे। अगर आप ऐसे शिक्षकों के पास में पढ़े हो तो, है ना, बार बार बदमाश बच्चों को बोलते थे, लिख के ले ले, इस बार तू पास नहीं हो सकता, तू 8वीं क्लास में फेल हो जाएगा, तू 9वीं क्लास में फेल हो जाएगा। तो ये जो भविष्यवाणी करते थे वो किसके आधार पर करते थे, मूल्यांकन के आधार पर। रात दिन आपको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, रात दिन आपको वो देख रहे हैं, रात दिन आपकी क्रियाओं को वो अपनी नजरों के सामने ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से वो पता लगा लेते हैं कि वास्तविकता में बच्चा आज जो है बच्चा जो है भविष्य में पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो भविष्यवाणी करना भी किसके आधार पे होता है मेरे दोस्तों, मूल्यांकन के आधार पे होता है। ये भी आपको क्या रखना है, इसके संदर्भ में ध्यान रखना है। ये भी इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है व्यवसायिक निर्देशन देना, कि बालक भविष्य में क्या व्यवसाय कर सकता है। व्यवसायिक निर्देशन देना भी इसका क्या कहलाएगा, आपके उद्देश्य कहलाएगा। प्रमाण पत्र देना, है ना, बालक को एक सर्टिफिकेट देना कि इस क्लास में आपने इतनी उपलब्धि की है, इसका ये प्रमाण है। ये भी आप किसके आधार पे देते हो, इसी के आधार पे देते हो। अब देखिए कुछ समस्याओं का, कुछ ये चीजें जो होती है वो भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत गिने जाएंगे, इसके उद्देश्य या इसके आधार पर गिने जाएंगे। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसके अलावा 2-3 चीजें और आ जाती है। बालकों का वर्गीकरण करना, कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, कौन सा बालक जो है तुम्हारे कमजोर है, कौन सा बालक जो है
सामान्य है, कौन सा बालक पिछड़ा हुआ है, इन सब का जो पता लगता है वो भी किसके द्वारा लगता है दोस्तों? तो ध्यान रखना है, वो पता भी आपको किससे लगेगा? आपके मूल्यांकन के द्वारा ही लगेगा। तो वर्गीकरण करना भी इसके अंतर्गत आएगा, तुलना करना भी इसी के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। तुलना करना, कक्षा उन्नति करना, बालक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, इसी के आधार पर जाता है, तो कक्षा उन्नति करना भी इसके अंदर गिना जाएगा। ये आदि आदि मोटे मोटे तौर पर मैंने जो बताए हैं वो सब आपके क्या कहलाएंगे? मूल्यांकन के उद्देश्य कहलाएंगे या मूल्यांकन के महत्व कहलाएंगे, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिएगा, ये हो गए आपके मूल्यांकन के उद्देश्य, या इसको क्या कहेंगे अपन, इनके अपने उपयोगिता मान लेंगे। अब एक हेडिंग लगाना जिसको मैं पहले समझा देता हूं चाय पीते पीते, और फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा। मूल्यांकन की उपयोगिता, क्या हेडिंग लगाओगे? मूल्यांकन की उपयोगिता, मूल्यांकन की उपयोगिता, यह आपको ध्यान रखना है। मूल्यांकन की उपयोगिता, मूल्यांकन की उपयोगिता, मूल्यांकन की उपयोगिता में क्या आता है कि मूल्यांकन किसके लिए उपयोगी है? तो ध्यान रखना, शिक्षण के प्रत्येक कार्य को करने के लिए तीन लोगों की भूमिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो शिक्षक होता है जो बालकों को अनुभव देने वाला होता है, एक शिक्षार्थी होता है जो अनुभव ग्रहण करता है, और एक समाज जो इन दोनों को क्या रखता है? नियंत्रण में रखता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मूल्यांकन सबके लिए उपयोगी है। मूल्यांकन बालक के लिए भी उपयोगी है, मूल्यांकन शिक्षक के लिए भी उपयोगी है, मूल्यांकन अभिभावक के लिए भी उपयोगी है, और मूल्यांकन समाज के लिए भी उपयोगी है। अब कैसे, एक एक को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि बालक के लिए कैसे उपयोगी। आप मानो कि किसी भी बच्चे को कब पता चलेगा कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे आगे नहीं पढ़ना है? मूल्यांकन के माध्यम से। मुझे किस विषय में तैयारी और अच्छी करनी है, मैं किस में कमजोर हूं और किस में होशियार हूं, किससे पता चलता है? मूल्यांकन के माध्यम से। मैं जीवन में क्या कर सकता हूं, किससे पता चलता है? मूल्यांकन के माध्यम से। मैं कितना सीख रहा हूं, कितनी गति से सीख रहा हूं, कैसे सीख रहा हूं, सारा पता किससे चलता है? मूल्यांकन से। मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, किससे पता चलता है? मूल्यांकन से। दिन के हर चीज का पता किससे चल रहा है मेरे दोस्तों? मूल्यांकन से। वास्तविक स्थिति का पता भी मूल्यांकन से लग रहा है। ये तो बालक के लिए उपयोगी हो गया। अब शिक्षक के लिए कैसे उपयोगी है? शिक्षक के लिए ऐसे उपयोगी है कि एक शिक्षक यदि ये सोचता है, या एक शिक्षक ऐसा मानता है कि, मान लीजिए कि एक शिक्षक ये कहता है कि उसने क्लास में शिक्षण विधियों का प्रयोग किया, वो सही थी या गलत, कितनी प्रभावी रही, किससे पता चल रहा है? मूल्यांकन के माध्यम से। बच्चे के नंबर बढ़िया आ रहे हैं तो आपकी शिक्षण विधियां अच्छी थी, है ना। शिक्षक के द्वारा निर्मित किया गया जो पाठ्यक्रम था प्रशासन के द्वारा, वो पाठ्यक्रम कितना सही था और कितना गलत था, कितना उचित था और कितना अनुचित था, किससे पता चल रहा है? मूल्यांकन के माध्यम से, क्योंकि हम बच्चों की जांच कर रहे हैं। फिर आपको यह भी ध्यान रखना है कि सहायक सामग्री का जो प्रयोग किया गया था उसका प्रभाव कितना रहा, यह भी किससे पता चल रहा है? तो शिक्षण विधियों में बदलाव करना है, पाठ्यक्रम में बदलाव करना है, सहायक सामग्री में बदलाव करना है, यह सारा शिक्षक को पता किससे चलता है? मूल्यांकन के द्वारा। तो बताओ शिक्षक के लिए उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अभिभावक के लिए, अभिभावक हमेशा मूल्यांकन के आधार पर यह तय करते हैं कि मुझे इस बच्चे को भविष्य में क्या करवाना है। भविष्य की योजना जो बनती है आपके मूल्यांकन के आधार पर बनती है। हम ये पेरेंट्स ही तो करते थे। 12th में 90% बने साइंस लेगा, है ना, 75% बने कॉमर्स लेगा, है ना, 55-60 इसको आर्ट्स में डालो। तो ये हालांकि इन चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अंकों के, मैंने ये कल भी परसों के दिन बात बता दी थी कि अंकों के आधार पर कभी भी बच्चों के भविष्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंक केवल एक प्रतीक है। अंक अधिक होने का मतलब कभी भी यह नहीं होता है कि यह बालक इंटेलिजेंट है, और अंक कम होने का कभी भी यह अर्थ नहीं होता है कि यह बालक कब के कमजोर है। तो अंक तो केवल एक प्रतीक के रूप में होते हैं। इससे आपकी योग्यताओं का पता कभी भी नहीं चल सकता है। यहां से आपकी मेमोरी का पता चल सकता है, आपकी स्मृति का पता चल सकता है, आपके अवबोध का पता यहां से कभी भी नहीं चल सकता है। तो एक परसेंटेज एक केवल एक प्रतीक है, वो आपकी योग्यता को सही सही परिभाषित कभी भी नहीं कर सकते। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये तो हो गया शिक्षक के अभिभावक के लिए। आपके भविष्य की योजना का निर्माण यहां से बनाते, स्कूल चेंज करवानी कि नहीं करवानी है मूल्यांकन के आधार, सारा पेरेंट्स जो डिसीजन लेते हैं वो मूल्यांकन के आधार पर लेते। समाज के लिए कैसे उपयोगी है? आप सबको पता है कि विद्यालय के जो संस्थान है वो
किसके द्वारा संचालित होती है? समाज के द्वारा। सरकार भी एक प्रकार की समाज है, विद्यालय कौन बनाता है? समाज बनाता है। अब मान बताओ कि ये जितने भी विद्यालय हैं वो एक सामाजिक संस्थाएं हैं, तो समाज को कैसे पता चलता है कि उनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं गुणवत्तापूर्वक काम कर रही है या नहीं कर रही है? उनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कैसे पता चलेगा? मूल्यांकन के आधार पर। 10वीं का रिजल्ट 100% रहा, समाज वाले बोलते, गांव वाले बोलते नहीं विद्यालय के मास्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे बच्चे पास हो गए। सही है ना? तो इसी से पता रिजल्ट कमजोर आया कि कुछ नहीं होते हैं, टीचर लेट आते हैं, बैठे रहते हैं, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, सारे के सारे ये हो गया। विद्यालय की विकास जो होता है ना वो आपके मूल्यांकन पर तय करता है। कैसे? मैं उदाहरण देकर के बताता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, चाय में पी लेता हूं, है ना। यस, विकास जो होता है ना वो भी किसके ऊपर तय करता है? आपके समाज के द्वारा विकास। कैसे? देखिएगा, हमें पता है कि हमारा अप्रैल के आसपास में रिजल्ट आता है, और अप्रैल के आसपास में रिजल्ट आने के बाद में विद्यालय में पहला प्रोग्राम जो होता है वो कौन सा होता है? 15 अगस्त, है ना, सबसे बड़ा, जिसमें पूरे गांव के लोग आते हैं। अब वहां जब गांव के लोग आते हैं तो आपको भी पता है कि सरकार से कोई इतना खास बजट नहीं आता है कि आप विद्यालय को पूरा प्रोफेशनल बना पाओ, तो हमें विद्यालय की भामाशाहों से, हमें लोगों से क्या करने पड़ते हैं? पैसे जुटाने पड़ते हैं, विकास के पैसे उनसे लेने पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग क्या करते हैं कि अब स्टेज के ऊपर बैठ करके जो प्रिंसिपल, जो लेक्चरर्स होंगे, या जो भी आप प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक जो भी होंगे, वो वहां पे भाषण देते देते गांव वालों को कहेंगे हमारे विद्यालय में फर्नीचर नहीं है, हमारे विद्यालय में पंखे नहीं है, हमारे विद्यालय में ये नहीं है, फर्श नहीं है, छतें टपकती है, जो भी ये सब बताओगे आप। लेकिन बताने के पीछे 2 कारण है। यदि आपके विद्यालय का रिजल्ट बढ़िया रहा होगा ना तो आप ऐसे बताओगे उस चीज को, बच्चों के बैठने का फर्नीचर नहीं था, बच्चे जमीन पर बैठते थे, है ना, बच्चों के क्लासों में पंखे नहीं थे, गर्मी से उनके पसीने टपकते थे, फिर भी हमने 10वीं क्लास का रिजल्ट 100% दिया है, एक भी बच्चा यहां से फेल नहीं हुआ। फिर गांव वालों को दया आती है, यार मास्टर साहब बढ़िया मेहनत करे यार, पंखे लगवाई 2 क्लास के अंदर, अब फर्नीचर लगवाई 2 क्लास के अंदर। फिर गांव वाले क्या देते हैं? वहां पे आपके डोनेशन देते हैं, है ना। और यदि आप इसी चीज को वापस ऐसे घुमा करके पूछ लेते हो ना कि रिजल्ट आपका क्या रहा? 0 रहा। अब मान लीजिए कि आप वहां पे बैठे बैठे कह रहे हो पंखे नहीं है, टेबल नहीं है, ये नहीं है, तो गांव वाले आपको बोल देंगे बच्चों को पढ़ाओ पहले, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। एक ही बच्चा पास नहीं हुआ है आपकी स्कूल से, विकास रुक जाता है। तो समाज डेवलप कराएगा कि नहीं कराएगा, ये भी किसके ऊपर तय करता है मेरे दोस्तों? तो ये भी तय करता है आपके मूल्यांकन के ऊपर। तो 4 लाइन में ये चीजें खत्म करनी है, डिटेल में आपको अंदर से कुछ नहीं लिखना है कि मूल्यांकन किस किस के लिए उपयोगी है। तो ध्यान रखना, शिक्षक के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी दोस्तों? शिक्षक के लिए। शिक्षक के लिए क्या क्या उपयोगी है? तो चलो मैं लिखवा ही देता हूं, शिक्षक के लिए क्या क्या उपयोगी। तो शिक्षक इसके अंदर क्या क्या कर सकता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, शिक्षण विधियों में बदलाव इसी के आधार पर करेगा, सहायक सामग्री में बदलाव इसी के आधार पर करेगा, है ना, पाठ्यक्रम में बदलाव इसी के आधार पर होगा, पाठ्यक्रम में बदलाव इसी के आधार पर होगा। ये आपके किसकी उपयोगिता कहलाएगी? पाठ्यक्रम में बदलाव इसी के आधार पर होगा। तो ये आपके किसकी कहलाएगी? तो ये कहलाएगी आपके शिक्षक की। इसके बाद में मैं दूसरे नंबर पर यहां पे और लिख देता हूं दूसरा यदि मैं बात करूं कि दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? बालकों के लिए। बालक के लिए उपयोगी है। बालक के लिए कैसे उपयोगी है? तो बालक के लिए भी आपको 3-4 बातें यहां पे ध्यान होनी चाहिए कि बालक के लिए कैसे उपयोगी है। तो बालक के लिए एक तो आपके उपयोगी है, अधिगम स्तर का पता चल जाता है, अधिगम स्तर का ज्ञान, कितना पढ़ना है इस चीज का पता भी बालक को किसे चल जाता है? इसी में। कितना कमजोर है, कितना कमजोर है, यह भी किससे पता चल जाता है? आपके मूल्यांकन के माध्यम से पता चल जाता है। फिर किसके लिए आता है दोस्तों? तो फिर ध्यान रखना, अभिभावक के लिए भी उपयोगी है, पेरेंट्स के लिए भी उपयोगी है। मूल्यांकन अभिभावक के लिए भी उपयोगी है, अभिभावक के लिए उपयोगी है। कैसे? बालक के भविष्य की योजना का निर्माण, बालक के भविष्य की योजना का निर्माण किसके आधार पर होता है? इसी के आधार पर होता है। क्लियर?
और अंतिम रूप से आपको याद रखना है समाज के लिए उपयोगी। किसके लिए दोस्तों? समाज के लिए उपयोगी। तो समाज के लिए भी क्या मानी गई है? इसको उपयोगी माना गया है। कैसे? संस्थान की गुणवत्ता का ज्ञान, संस्थान की गुणवत्ता का ज्ञान मूल्यांकन से चलता है। गुणवत्ता का ज्ञान किससे होता है? मूल्यांकन से होता है। अब कभी कभी आपके ऐसे प्रश्न आकर के पूछ जाते हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जिसमें अपन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि बताओ मूल्यांकन उपयोगी है। 4 ऑप्शन दे दिया, शिक्षक के लिए, बालक के लिए, अभिभावक के लिए और समाज के लिए। फिर नीचे कोड दे दे, पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत, पहला दूसरा तीसरा सही, चौथा गलत, पहला दूसरा तीसरा गलत, चौथा सही, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिकांश बच्चे ये देख लेते हैं कि चलो बालक के लिए उपयोगी हो सकता है, शिक्षक के लिए उपयोगी हो सकता है, अभिभावक तो समाज के लिए तो क्या मूल्यांकन उपयोगी होगा, अपन इसको नजरअंदाज कर देते हैं, फिर अपना प्रश्न गलत हो जाता है। तो समाज के लिए भी मूल्यांकन उपयोगी होता है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है कि समाज के लिए भी इसको क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको ये ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। वो ध्यान रखनी है इनकी विशेषताएं। क्या क्या चीजें पढ़ ली अपन ने? विशेष उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व पढ़ लिया। इसके बाद में उनकी उपयोगिता पढ़ ली, और अंतिम चीज और पढ़ लेते हैं, मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं, या इसको मैं कह सकता हूं मूल्यांकन की प्रकृति। विशेषताएं या अपन क्या कह सकते हैं? मूल्यांकन की प्रकृति। बहुत प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में? पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कभी भी मूल्यांकन लेने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य छुपे हुए होते हैं। यह निरुद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे कोई न कोई बच्चों का हित होता है, कोई न कोई शिक्षक का लालच होता है, कोई न कोई शिक्षक का महत्व होता है, या कोई न कोई शिक्षक के द्वारा प्रामाणिकता प्राप्त करने की कोई प्रक्रिया छुपी हुई होती है। तो पहली चीज तो हमें यही ध्यान रखनी है कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है। तो आपको पूछ ले तो ध्यान रखना, मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह भी आपको क्या करना है दोस्तों? ध्यान रखनी है। प्रक्रिया है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्यपूर्ण तो है, लेकिन साथ साथ में यह सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि मूल्यांकन हमेशा समाज के सापेक्ष होता है, समाज से दूर नहीं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह भी आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है कि इसको कौन सी प्रक्रिया माना गई है दोस्तों। तो यह आपको ध्यान रखना है ना, यह आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है यह निर्णयात्मक प्रक्रिया है। निर्णयात्मक प्रक्रिया इसको क्यों कहा जाता है? तो यह ध्यान रखना, क्योंकि मूल्यांकन के आधार पे ही बालक का निर्णय लिया जाता है। शिक्षक भी आपका अपने पढ़ाने के तरीके का, अपने कौशलों का, या अपनी सारी चीजों का क्या लेता है दोस्तों? निर्णय लेता है। यह भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि मूल्यांकन एक प्रकार की निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक बालक का जीवन चलेगा या शिक्षण प्रक्रिया चलेगी, तब तक आपके मूल्यांकन की प्रक्रिया भी क्या रहेगी मेरे दोस्तों? चलती रहेगी। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह आपको क्या रखना है? हल्का सा ध्यान रखना। यह भी आपको इसके बारे में क्या होना चाहिए दोस्तों? पता होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ एक चीजें मैं आपको और बता देता हूं कि मूल्यांकन के अंतर्गत बालकों के अनुभव और उसके होने वाले व्यवहार परिवर्तन को संकलित किया जाता है कि बालक ने एक निश्चित समय में कितना एक्सपीरियंस बिल्ड किया और उसके बिहेवियर के अंदर कितना चेंजेस आया। इन दोनों चीजों को क्या किया जाता है दोस्तों? स्टोर किया जाता है। ये मूल्यांकन की एक प्रकृति कहलाती है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आपको यहां पे कभी पूछ ले तो ये यहां पे ये लाइन आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि मूल्यांकन में क्या किया जाता है। तो ध्यान रखना, मूल्यांकन में
अनुभव तथा व्यवहारगत परिवर्तनों का संकलन किया जाता है। यह भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखना है दोस्तों, क्या ध्यान रखना है, मूल्यांकन एक शैक्षणिक आधार है। एक शैक्षणिक क्या है दोस्तों, आधार है। शैक्षणिक आधार का मतलब क्या होगा, एक आपकी आइडेंटिटी है कि आपने एक निश्चित सत्र के दौरान कितना अधिगम किया, एक निश्चित सत्र के दौरान आपने कितना सीखा। ये जो आपको पता चलता है वो किसके माध्यम से पता चलता है, तो ये आपको पता चलता है आपके इनके माध्यम से। तो एक बार अपन हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। आज की क्लास के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों, आज की क्लास में अपने सबसे पहले पढ़ा था, ये क्या हो गया भाई, ये से कैसे आ रहा है, अच्छा ये मिक्स हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब देखिएगा, पहली चीज यहां पे आपको ये ध्यान रखनी है, हमने पढ़े थे इनके उद्देश्य, आवश्यकता या महत्व। मैंने बताया कि मूल्यांकन का उद्देश्य है निदान करना, बालकों का उपचार करना, निर्देश देना, परामर्श देना, अधिगम स्तर का पता लगाना, उपलब्धि का पता लगाना, अभिरुचियों का पता लगाना, अभिप्रेरणाएं देना, भविष्यवाणी करना, व्यावसायिक निर्देशन देना, बालकों को प्रमाण पत्र देना, है ना, उनका वर्गीकरण करना, तुलना करना, कक्षा उन्नति करना आदि इनके उद्देश्य, महत्व या अपन उसको कह सकते हैं इनकी आवश्यकता वगैरह कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन की उपयोगिता क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन सबके लिए उपयोगी है, शिक्षक के लिए भी उपयोगी है, शिक्षार्थी के लिए भी उपयोगी है, अभिभावक के लिए भी उपयोगी है, और किसके लिए उपयोगी है, समाज के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक अपने स्तर पर जो बदलाव करता है वो मूल्यांकन के आधार पर करता है, बालक अपने आधार पर जो बदलाव करना चाहता है उसका भी आधार मूल्यांकन होता है, अभिभावक जो अपने बच्चे की भविष्य की जो प्लानिंग करते हैं वो भी किसके आधार पर करते हैं, मूल्यांकन के आधार पर करते हैं, और समाज जो विद्यालय का निर्माण करवाती है या उनका डेवलपमेंट करवाती है वो भी किसके आधार पर करवाती है, मूल्यांकन के आधार पर करवाती है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अंतिम रूप में, वो क्या ध्यान रखना है, मूल्यांकन की विशेषताएं या प्रकृति। तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि मूल्यांकन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हमेशा समाज के मध्य होती है, यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखना, मूल्यांकन में अनुभव तथा व्यवहारगत परिवर्तनों का संकलन किया जाता है, और मूल्यांकन एक प्रकार का आपके शैक्षणिक आधार है, एक प्रकार की आपकी आइडेंटिटी है जिससे आपको यह पता चलता है। क्लियर। इसके आगे वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे मूल्यांकन के चर, मूल्यांकन के स्तर, मापन के प्रकार, ये सारी चीजें अपन इसके आगे वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी मूल्यांकन चलेगा 4-5 क्लासों तक, ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी, हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।